Hello everyone, my name is Nikun Sangwan and I am an undergrad at IIT Delhi. And today's topic would be electromagnetic waves. So हम स्टार्ट करेंगे सोर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कैसे मतलब किन सोर्सेज से वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। फिर हम मैक्सवेल इक्वेशंस देखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि वो बेसिकली आगे जाके काफ़ी यूज आने वाला है तुम्हारा। बेसिकली इन all of the physics you will study basically electromagnetism and everything else, and then we'll see nature of EM waves generally, um, some properties वगैरह. So moving on, let's see first of all sources for the electromagnetic waves. So सबसे पहले स्टेशनरी चार्ज कंसिडर करो. सो स्टेशनरी चार्ज का तुम्हें जैसे पता है कि सिर्फ वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, तो बेसिकली वो एक EM वेव का सोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है. फिर आते हैं चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली एक करंट बनाते हैं, कांस्टेंट करंट, विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ कांस्टेंट, टाइम वेरिंग नहीं होती. और इसलिए हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई विच इज़ सॉर्ट ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. तो इसने भी बेसिकली EM वेव्स जनरेट नहीं की. बेसिकली नाउ बेसिकली तुम्हें EMFs क्रिएट करने के लिए ऐसे सोर्सेस चाहिए होंगे जो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाए, जिस वजह से ऐसा होगा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई सोर्स बना रहा है तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी. ठीक है. और फिर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी. तो बेसिकली तुम्हें ऐसी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सस्टेन कर सके. मतलब बेसिकली ऐसा ना हो कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सच एज E इक्वल्स टू E नॉट टाइम्स टी. ठीक है. अब इसको अगर तुम देखोगे तो बेसिकली एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना देगी, पर मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग बननी चाहिए इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से. और इस वे में बननी चाहिए ताकि ये मूव ऑन करती रहे प्रोसेस, डाई ऑफ ना करे जो फील्ड जनरेट हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, एक्सेलरेटेड चार्जेस जो होते हैं वो EMFs रेडिएट करते हैं. ठीक है. और इसका प्रूफ जो है बियॉन्ड कैलकुलेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स है. यूनिवर्सिटी फिजिक्स में तुम जान पाओगे कैसे मैथमेटिकली तुम प्रूव कर सकते हो. बट क्वालिटेटिवली तुम एक सिंपल एग्जांपल से सोच सकते हो कि कैसे हो रहा होगा. ठीक है. तो कंसिडर एन ऑसिलेटिंग चार्ज. ठीक है. तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड चार्ज. नाउ दिस प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बेसिकली जैसे जैसे चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, वैसे वैसे ई भी ऑसिलेट करिए टू एंड फ्रो. ठीक है. तो विद दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि इन टर्न एक ऑसिलेट कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और वो मैग्नेटिक फील्ड विच इन टर्न प्रोड्यूस करती है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और ऐसे प्रोसेस चलती जाती है. ठीक है. तो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन दिस केस इज रीजनरेटिंग ईच अदर. ठीक है, इन अ वे. तो हमारी जो वेव है प्रोपगेट कर जाती है थ्रू स्पेस. नाउ द फ्रीक्वेंसी जो EM वेव की जनरेट हुई है जनरली, जैसे लास्ट के एग्जांपल में बताया, वो बेसिकली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज होगी. ठीक है. अब तुम एक चीज़ सोचोगे कि अच्छा ऐसा है, तो फिर जनरली जो हमारे पास एक AC सर्किट होता है उसमें भी चार्जेस ऑसिलेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे लाइट क्यों नहीं जनरेट होती. तो बेसिकली उसका सॉल्व ये है कि जो तुम्हारी जनरल विजिबल लाइट होती है, फॉर एग्जांपल येलो ही ले लो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. और हमें वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी AC सर्किट के फ्रीक्वेंसी के साथ, AC सर्किट जिस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा है, ताकि वो लाइट एमिट हो. और फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट है 6 × 10⁻⁴ हर्ट्स. वहीं पे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की सिर्फ 10⁻11 हर्ट्स तक ही अभी हम अचीव कर पाए हैं. तो इसलिए हम विजिबल लाइट नहीं देख सकते थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. बट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ EM वेव्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हुआ है, और वो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी EM रेडिएशन के थ्रू हुआ है, विच इज रेडियो वेव्स. नाउ
और ये पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हर्ट्स ने किया था, और उन्होंने फिर उस एक्सपेरिमेंट से वैलिडिटी प्रूफ कर दी मैक्सवेल्स थ्योरी की। और फिर 7 years लेटर का मतलब डेवलपमेंट्स होते रहे विद टाइम, और 7 year लेटर जगदीश चंद्र बोस who was also a physicist succeeded in producing and observing EM waves at much shorter wavelengths. बेसिकली 25 mm से 5 mm तक की वेवलेंथ वाली EM वेव्स उन्होंने प्रोड्यूस और ऑब्जर्व करी। एंड एट द सेम टाइम एक और फिजिसिस्ट मार्कोनी इटली का, उन्होंने हर्ट्स वर्क को आगे मतलब कंटिन्यू किया और ट्रांसमिट EM वेव्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर करने में सक्सीड हुए। तो बेसिकली EM वेव्स जो है ओवर बेसिकली आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स उन्होंने सक्सीड किया था, बट काफ़ी किलोमीटर्स अचीव किए थे। और वहीं से बिगनिंग स्टार्ट हुई थी ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू यूजिंग EM वेव्स। ठीक है, नाउ विल सी द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, और ये बेसिकली द आर एट द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर ये 4 इक्वेशंस पता है तो तुम इन इक्वेशन से कोई भी फिनोमेना डिस्क्राइब कर सकते हो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंसिडरिंग तुम लॉरेंस फोर्स इक्वेशन भी जानते हो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है डेल डॉट ई इक्वल्स रो बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ बेसिकली यही कि जहाँ जितना मतलब हमारे पास डेंस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हाउ डू से जितने ज़्यादा डेंसली एक एरिया भरा होगा एक चार्जेस से, उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस वहाँ से डाइवर्ज होंगी, वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेटमेंट का मतलब है कि बेसिकली मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। फिर ये स्टेटमेंट जो डेल क्रॉस इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसके दो मीनिंग है। मतलब अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ, फर्स्ट तो यही कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। और लास्ट में इक्वेशन है वो जो कि मैक्सवेल ने खुद मतलब मॉडिफाई की थी, विच इज़ एम्पेयर्स मैक्सवेल इक्वेशन। वो बताती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीज़ से जनरेट हो सकती है, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे भी तुम जैसा देख सकते हो, जो जे है जनरली ई से प्रोपोर्शनल होता है, तो बेसिकली जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली ई से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ द नेचर ऑफ EM वेव्स। सो जैसे कि मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब करते हुए बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इन EM वेव, वो जनरली परपेंडिकुलर, वो जनरली क्या हमेशा ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है इन फ्री स्पेस एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नाउ तुम हायर स्टडीज़ में तुम बट स्टडी करोगे कि देर आर केसेस इन मीडिया में जो हम EM वेव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जनरली जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है वो अलोंग द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ बीम हो जाए। बेसिकली ई का कंपोनेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाए, बट सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में वो जो नॉर्मल एवरीडे फिजिक्स है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जनरली ई और बी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ फिगर 1 shows a typical example of a plane EM wave propagating in z direction। ठीक है, सो सबसे सिंपल केस वुड बी, तुम एक z डायरेक्शन के अलोंग कंसिडर कर लो कि वेव प्रोपागेट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द x और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द y। तो बेसिकली ई और बी आपस में परपेंडिकुलर हो गए, एंड ऑल्सो ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, सो वी कैन राइट ई एज ई एक्स मतलब बेसिकली एज ई नॉट साइन के एक्स के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी एज बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, नाउ ओमेगा हेयर इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के इज द वेव वेक्टर। ठीक है, के इज रिलेटेड टू वेवलेंथ बाय, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ के है इज 2 पाई बाय लैम्डा, और के वेक्टर इज द वेव वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज द वेव वेक्टर। और जो के है बेसिकली डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे के जो है जेड डायरेक्शन मतलब
के का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन ही कंट्रीब्यूट करे, तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि के सिर्फ जेड में ही है, तो बेसिकली जो वेव है हमारी जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है. नाउ द अनदर पॉइंट इज द स्पीड ऑफ वेव. तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं. हमारे पास ऐसी टाइम वेरिंग वेव हो तो सिंपली वो बेसिकली ओमेगा बाई के का रेशियो होता है स्पीड, ठीक है. और यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन फॉर ई एक्स एंड बी वाई, तुम ओमेगा इक्वल्स टू सी के ईजिली निकाल सकते हो, वेयर सी इज़ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता है. और जब हम ये वैल्यू इनपुट करते हैं इस इक्वेशन में, सी इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो सी है विद वो टर्न आउट होता है 2.99 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और स्पीड ऑफ लाइट से बहुत क्लोज है, मतलब एग्जैक्टली मैच करता है काफ़ी डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो म्यू, और इसी सिचुएशन का अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ देखें तो वेयर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई 2 पाई न्यू इन वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई/k. अगर हम ये इक्वेशन लिखें ओमेगा इक्वल्स टू सी के, तो 2 पाई न्यू इक्वल्स टू सी इंटू 2 पाई/लैम्डा हो जाएगा, वेयर विल गेट म्यू लैम्डा इक्वल्स टू सी, जो कि एक्सप्रेशन हम आई थिंक 10th क्लास फिजिक्स में देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ वेव. नाउ ईएम वेव्स जो होती हैं सेल्फ सस्टेनिंग ऑस्किलेशंस होती हैं ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, जो कि हमने अभी देखा ही है. और ये डिफ़र करते फ्रॉम ऑल अदर वेव्स इन रिस्पेक्ट कि जो ईएम वेव्स हैं इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है फॉर प्रोपगेशन. ये वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकते हैं बेसिकली बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए कोई वैक्यूम की सॉरी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बट साइंटिस्ट जो है अर्लियर टाइम से काफ़ी यूज टू थे इस आइडिया के, इस मैकेनिकल पिक्चर के एक मीडियम एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू वेव प्रोपेगेट कर सके. तो उन्होंने सोचा कि थ्रू देयर शुड बी सम मीडियम प्रोवाइडिंग ऑल स्पेस एंड ऑल मैटर, ठीक है, विच रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. और उन्होंने इस मीडियम को नाम दिया ईथर. बट माइकलसन मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने इस हाइपोथेसिस को मतलब खारिज कर दिया एक वे में कि ईथर एक मीडियम है जो ऑल स्पेस टाइम को मतलब में एक्सिस्ट करता है और वैक्यूम में ईएम वेव्स प्रोपेगेट करती है, इसको प्रूव कर दिया. और ये माइकलसन मोरले भी, तुम की स्पेशल रिलेटिविटी का कोर्स करोगे यूनिवर्सिटी तब तुम और जानोगे इसके बारे में, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेटिंग इन स्पेस टाइम कैन सस्टेन ईच अदर एंड कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम. और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जनरली वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो कि तुमने लास्ट स्लाइड में देखा होगा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट 1/√μ0 ε0 था. तो बेसिकली अगर किसी और मीडियम में अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वुड बी 1/μ इंटू एप्सिलॉन का रूट. तो बेसिकली म्यू जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल बताता है और एप्सिलॉन जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मटेरियल. तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होती है इन वैक्यूम, क्योंकि उसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होते हैं, ठीक है. और उस केस में सी जो की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली. और दिस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है एक मतलब इट्स ऑल्सो कंसिडर एज ए फंडामेंटल कॉन्स्टेंट नाउ इन फिजिक्स. और ये जो कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स है और इतना एक्चुअल वेल नोन वैल्यू है ये कि इसको अब डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ जो है मीटर उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो बेसिकली वाई नॉट समथिंग एल्स इज़ यूज टू डिफाइन मीटर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन. तो बेसिकली मीटर जो है डिफाइन किया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/c सेकेंड्स. 1/c सेकेंड्स में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर होगा. और ये इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके काफ़ी रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टाइम, जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है विच इज़ सेकेंड, वो बहुत ही एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी ऑफ सम एटम, ठीक है.
और हमें ये भी पता है कि सी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड कांस्टेंट, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि हर डिफरेंट प्लेसेस में हमारे पास एक मीटर की डेफिनेशन फिक्स्ड है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं या फिर मून पे है, सेम ही रहेगी मीटर की डेफिनेशन। एंड ऑल्सो जो सी है, अगर तुम किसी मीडियम से भी देखो, वो तुम स्पेशल रिलेटिविटी में पढ़ोगे कि इन एवरी मीडियम, चाहे तुम्हारा इन कोई भी इनर्शियल फ्रेम होता है, तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो, तुम्हारे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फिक्स रहेगी, वो सी ही रहेगी हमेशा। तो यानी तुम किसी भी फ्रेम में हो तब भी तुम्हारी मीटर की डेफिनेशन सेम ही रहेगी। नाउ हर्ट्ज जो है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद रिगार्ड्स टू रिलेटेड टू ईएम वेव्स, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी किया था जिसमें उन्होंने एक स्टेशनरी ईएम वेव प्रोड्यूस करी और डिटरमाइन की वेवलेंथ उस स्टेशनरी ईएम वेव की, बेसिकली बाय मेजरिंग। उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया टू सक्सेसिव नोड्स के बीच। ठीक है, और उन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पता था, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर उन्हें पता था, और उसी के रिलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव भी प्रोड्यूस हुई थी। तो उन्होंने स्पीड ऑफ वेव निकाली यूजिंग न्यू इक्वल्स टू वी लैम्डा, जो फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। और उन्हें पता चला कि जो स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब काफ़ी अच्छे से मैच करी है वो स्पीड, विच इज़ ऑल्सो अनदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपागेट करते हैं। नौ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी और मोमेंटम भी कैरी करते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड जो 11th में आई गेस पढ़ा होगा, इज़ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ठीक है, अगर ई और बी मतलब आई गेस टाइम वेरिंग है तब होता है, नहीं इन जनरल भी यही सिनेरियो है नाउ। एंड इसलिए एनर्जी डेंसिटी रिलेटेड विद ई एम वेव वुड बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और ये जो दोनों टर्म्स हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं अगर तुम देखोगे, क्योंकि बी जो है बी बाई बी इक्वल्स टू ई बाई सी होता है। ठीक है, और इसको अगर तुम डालोगे तो ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी इज़ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली सी स्क्वायर वुड बी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय सी स्क्वायर वुड बी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, और बेसिकली ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी ये वैल्यू। तो बेसिकली दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ ईएम वेव जो है वो नॉन ज़ीरो मोमेंटम कैरी करता है, इसलिए वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर का नाम दिया गया है, क्योंकि बेसिकली ईएम वेव इज़ अ रेडिएशन, और वो रेडिएशन एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो इसलिए रेडिएशन प्रेशर नाम दे दिया। एंड टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टाइम टी अगर यू है, इफ़ टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड इज़ यू, देन टोटल मोमेंटम जो डिलीवर्ड होगा इस सरफेस पे अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रही है वुड बी पी इक्वल्स टू न्यू बाई म्यू यू बाई सी, और अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो बेसिकली पी इक्वल्स टू 2 यू बाई सी हो जाता है, 2 का फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ जाता है। और तुम सोचते होगे कि अगर ऐसा है तो हमारे मतलब सन से इतनी लाइट आती रहती है, हमारे बॉडी को भी टच करती है, फिर भी हमें कोई फोर्स फील नहीं होती, तो ऐसा क्यों है, मोमेंटम इम्पार्ट होता है वो फील क्यों नहीं होता? तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि सी जो है डिनोमिनेटर में आता है, और सी की जो वैल्यू है बहुत ही लार्ज होती है। सी इज़ 3 × 10⁸। और अगर तुम कैलकुलेट करोगे फिर कि सन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो तुम सन से, और सी की वैल्यू डालोगे तो 10⁻⁻6 या 10⁻⁷ जूल्स, ओ सॉरी जूल्स नहीं, सॉरी मोमेंटम यूनिट्स आता है आंसर। और वो बेसिकली इतना स्मॉल है कि तुम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे वो फोर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ ई एम वेव्स एंड ई एम वेव्स इन जनरल। 12th स्टैंडर्ड में जितना पता होना चाहिए, आई गेस तुम्हें टॉपिक ये समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस discussion. I hope you enjoyed it.